हमारे पास ये डाटा है जी, ट्रांजैक्शन नंबर्स हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन हैं, किसी सिस्टम में ट्रांजैक्शन जब एंटर होती हैं तो उसको एक ट्रांजैक्शन नंबर असाइन हो जाता है। सेल्स एजेंट्स हैं, एक कंपनी की डिफरेंट सेल्स एजेंट्स हैं, ये सारी फीमेल हैं, बैटसी, हैलेगन, एशले, इन लोगों ने कुछ चीज़ें सेल की हैं। डेट आ रही है, ये डेट आपको पता है 38,078, और ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डेट्स हैं एक्चुअली एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक डेट को। तो अब ये वो नंबर नज़र आ रहा है, इसका फॉर्मेट ऑब्वियसली चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम इसका फॉर्मेट भी चेंज करेंगे। कौन सी प्रोडक्ट सेल की गई हैं ये आ रही हैं, कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वो सेल किया गया है, कितने डॉलर बने हैं और क्या लोकेशन है। तो यानी कि ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, उसकी कुछ सेल्स एजेंट्स ने कुछ सेल्स की हैं जो इनकी डेट वाइज यहाँ पे आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं डेट के सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंटिन्यूस सिलेक्शन तक, यानी कि टोटल 1900 सेल्स को इसने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से मैं इसका फॉर्मेट चेंज करके डेट फॉर्मेट कर दूंगा। एक शॉर्ट डेट फॉर्मेट जो है वो ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब डेट्स आ रही हैं, आपने देखा कि डेट्स भी ऊपर नीचे हैं, यानी कि इनका फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज है, सेल्स एजेंट के नाम भी मिक्स हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे और फिर हम साथ में ये भी देखते जाएंगे कि उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया है, हाईएस्ट सेल्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो डॉलर में सबसे ज़्यादा सेल्स कितने की हुई है, यानी कि डॉलर्स के अंदर सबसे बड़ी अमाउंट कितनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा आप जरा सोच के बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड मैक्स। तो हम लोग इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, MAX, और जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा ये फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा और ये मुझसे पूछ रहा है कि बताएं जी नंबर क्या है। तो मैं आपको याद होगा कि हम यहाँ से नंबर ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल 1 और सेल लास्ट का रेफरेंस देके उनके दरमियान में सेमी कॉलन लगा के भी हम लोग इस रेफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि हम रेंज को एक नाम दे सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि हम इन डॉलर की रेंज को एक नाम दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होगी। तो मैं क्यों ना कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इस सारी रेंज को सेलेक्ट करूं और इसका नाम यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद चेंज कर दूं और इसका नाम कर दूं अमाउंट, राइट। तो अब मैंने इस रेंज को एक नाम दे दिया है। मैं सेल्स में चलता हूँ दोबारा से, मैक्स, और नंबर की जगह पे मैं यहाँ पे एक रेंज लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं अमाउंट की रेंज, अमाउंट का वर्ड पूरा करूंगा, आप देखें कि ये कलर इसको ब्लू असाइन किया गया है और यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन भी लग गई है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये रेंज सेलेक्ट हो गई है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मैक्सिमम जो सेल हुई है वो $287 की हुई है, राइट। सिमिलरली लोएस्ट सेल क्या हुई है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली मिनिमम का MIN प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ फॉर्मूलाज आ जाएंगे। MIN रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, और रेंज देने के लिए मैं यहाँ पे रेंज लिखूंगा व्हिच इज अमाउंट, राइट। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो उसने कहा है कि लोएस्ट सेल ये है। अब लोएस्ट सेल माइनस में आ रही है, आपको पता है कि दिस में बी ए रिटर्न जो कि किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ था, तो अब हम उसको पैसे वापस कर रहे हैं, तो ये रिटर्न हो रही है। सिमिलरली हमारे पास सवाल है व्हेन वाज द ओल्डेस्ट सेल मेड, सबसे पुरानी सेल कब की गई है। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन का ताल्लुक डेट के कॉलम से है और हमने डेट में से वो वाली डेट सर्च करनी है जो सबसे पुरानी है, विच वन इज द ओल्डेस्ट, राइट। तो जो सबसे पुरानी डेट होगी दरअसल वो सबसे छोटा सीरियल नंबर होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे जो फंक्शन लगाएंगे दैट इज मिनिमम, यस। तो डेट के ऊपर भी हम वही फंक्शन लगा सकते हैं जो नंबर के ऊपर लगाते हैं। हाँ, आउटपुट को वो डेट में कन्वर्ट करके दिखाता है। तो क्यों ना सबसे पहले मैं डेट के कॉलम को सिलेक्ट करके इसको नाम दे दूं एक डेट का, राइट। तो मैंने इसको डेट कहना शुरू कर दिया है। तो अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, द ओल्डेस्ट सेल। ओल्डेस्ट सेल मीन्स के मिनिमम का फंक्शन यूज होगा। तो जैसे ही मैं डेट लिखूंगा, अब देखें जैसे ही मैं डेट लिख रहा हूँ, डेट में दो चीजें हैं। नंबर वन, एक तो है डेट का फंक्शन, एक है डेट की रेंज। फंक्शन के साथ fx लिखा हुआ नजर आता है, डेट के साथ ये इस तरह से एक रेंज का साइन आता है। तो मुझे ये डेट चाहिए, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो वो मुझे बताएगा कि सबसे जो ओल्डेस्ट सेल है वो 4 जनवरी 2004 को की गई थी। सिमिलरली न्यूएस्ट सेल के लिए मैंने क्या फंक्शन लगाना है, जी बिल्कुल मैक्स का,
और ब्रैकेट के अंदर मैं रेंज का नाम लिख रहा हूँ डेट। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए उसने मुझे कहा है कि जो मैक्सिमम जो लेटेस्ट सेल हुई है वो 26 दिसंबर 2006 को हुई है, यानी कि हमारे पास 4 जनवरी 2004 से लेकर 28 दिसंबर 2006 तक का डाटा है, राइट। अब इसके अलावा हम लोग जो नेक्स्ट फंक्शन यूज करने लगे हैं वो है टोटल सेल्स मेड बाय बेटसी। बेटसी ने टोटल कितनी सेल की है। तो आपको पता है कि बेटसी सेल्स एजेंट है, बेटसी ने सेल की है $137.2 की, फिर उसके बाद इसने सेल की है $73.5 की, और इस तरह से जितनी भी बेटसी ने सेल्स की हैं वो सारी हमने लेके आनी है। उन सेल्स का सम चाहिए, तो जरा सोच के बताइए कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा। जी बिल्कुल, सम इफ, यानी कि हमने सम करना है ऑन द बेसिस ऑफ ए गिवन क्राइटेरिया। तो जैसे मैं सम इफ करूंगा वो मुझे कहेगा एट द सेल स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। सिंगल कंडीशन के लिए सम इफ यूज करते हैं और मल्टीपल कंडीशन के लिए सम इफ यूज करते हैं। तो सम इफ कैलकुलेट करने से पहले क्यों ना मैं सारे ही रेंजेस को एक नाम दे दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बेटसी से लेकर एंड तक सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ एजेंट्स का, राइट। सिमिलरली मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सारे प्रोडक्ट्स को भी नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स का, और लोकेशन को भी सिलेक्ट करता हूँ और लोकेशन को नाम दे देता हूँ लोकेशन, राइट। ठीक है जी, ओके हम लोग सेल में वापस आते हैं जिसमें हम सम इफ लिख रहे थे। तो सम इफ के बाद उसने मुझे कहा है कि बताइए आपकी रेंज क्या है। ये रेंज कौन सी रेंज होती है जी, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप fx पे क्लिक करें। दिस रेंज मीन्स द रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू एवेल्युएट। एवेल्युएशन कौन सी रेंज की करनी है आपने, यानी कि कहाँ पे एवेल्युएशन करनी है। आपने सेल्स एजेंट में एवेल्युएशन करनी है। आपने ये एवेल्युएट करना है कि सेल्स एजेंट में जो नाम है वो बेटसी होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही एजेंट्स लिखना शुरू किया नीचे एक रेंज भी आ गई। तो एजेंट्स की रेंज में क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वहां पे बेटसी लिखा हो, राइट। और हमें ये पता है कि अगर हम फॉर्मूला के अंदर कोई अल्फाबेट यूज करते हैं तो हमें उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं। तो हम लोग अब इसके अंदर बेटसी लिख दिया। देन हमने सम रेंज बतानी है। सम रेंज इज द रेंज दैट यू वांट टू ऐड, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये ना भी लिखेंगे तो भी ये फंक्शन अपनी कैलकुलेशन कर देगा। तो हमने ये बात पहले डिस्कस की थी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं वो वाली ब्रैकेट्स होती हैं, इसके अंदर वो वाला आर्ग्यूमेंट होता है जो ना भी प्रोवाइड किया जाए तो फिर भी एक्सेल का फॉर्मूला सॉल्व हो जाता है, राइट। सम रेंज आर द एक्चुअल सेल्स टू सम इफ omitted the cell in range are used, यानी कि अगर आप इसको छोड़ देंगे कुछ भी एंटर नहीं करेंगे तो जो यहाँ पे लिखा होगा वही यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा। ऑब्वियसली हमने सम तो एजेंट्स का नहीं करना, हमने तो सम करना है डॉलर्स का। तो क्यों ना मैं यहाँ से लेकर एंड तक सेलेक्ट कर दूं। तो अब देखें जैसे ही मैंने एंड तक सेलेक्ट किया उसने खुद ही कह दिया कि ये तो आप अमाउंट्स के नाम से एक रेंज है जिसे सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं ओके करता हूँ। तो ये देखिए जनाब उसने मुझे कहा है कि बेटसी ने टोटल 28,561 की सेल्स की है। जैसे मैं बेटसी की किसी एक सेल को डिलीट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो आप देखें कि वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपडेट हो गया है, राइट। तो ये बेटसी की सेल है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं बेटसी की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हैलोजन की सेल। तो मैं इस सारे फॉर्मूले को ऐसे ही पकड़ूंगा और यहाँ से बेटसी की जगह पे हैलोजन टाइप कर दूंगा। तो ये हैलोजन की टोटल सेल्स आ गई हैं। तो इस तरह से हम लोग बार बार फॉर्मूला को एडिट करने की बजाय मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं उस सेल्स एजेंट का नाम लिखना चाहता हूँ जो यहाँ पे इस सेल में जिसका नाम लिखा हो, राइट। तो ये देखें ये सेल अभी खाली है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये सेल अभी खाली है तो उसने कहा कि कोई सम नहीं है। तो मैं यहाँ पे बेटसी लिखता हूँ तो उसने मुझे बेटसी की टोटल बता दी है। मैं यहाँ पे एशले लिखता हूँ तो उसने मुझे एशले का टोटल बता दिया है। मैं यहाँ पे क्रिस्टीना लिखता हूँ तो वो मुझे क्रिस्टीना का टोटल बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला क्या करता है, ये यहाँ इस सेल में जो कुछ लिखा होता है इसे फॉर्मूला में इसकी जगह पे रखता है और एवेल्युएट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज लिखूंगा जो कि इस रेंज में नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका सम बताएगा कि 0 है, इसका कोई सम नहीं है, इसका कोई टोटल नहीं, राइट।
तो यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी बेनिफिशियल नज़र आती है कि क्यों ना हम लोग ऐसे करें कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना लें जिसमें सारे सेल्स एजेंट के नाम बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं और हम सिंपल उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सारे के सारे सेल्स एजेंट को ऊपर से लेकर नीचे तक कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, कंट्रोल एन से एक नई एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। ये सारा का सारा डाटा मेरे पास आ गया है। ये डाटा मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ कि मैंने यहाँ से सबसे पहले जो यूनिक वैल्यूज हैं वो निकालनी है। तो किसी डाटा में से यूनिक वैल्यूज निकालने के लिए आप डाटा की टैब में जाइए और डाटा रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कीजिए। रिमूव डुप्लीकेट मीन्स डिलीट डुप्लीकेटेड रोज फॉर द शीट, राइट। तो आप देखेंगे कि अगर कुछ चीजें डुप्लीकेट हैं तो वो डिलीट हो जाएंगी। तो रिमूव डुप्लीकेट क्लिक कीजिए। एक्सेल ने मुझे कहा है कि आपकी 1882 डुप्लीकेट वैल्यूज थी जो हमने मिली है और हमने रिमूव कर दी हैं। 9 यूनिक वैल्यूज अब रह गई हैं। दीज आर द एक्चुअल नेम्स ऑफ ऑल आवर सेल्स एजेंट्स। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस शीट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने पास डाटा के अंदर सेल्स एजेंट के नाम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं अब ये चाहता हूँ कि इस सेल में एक ड्रॉप डाउन आ जाए जिनमें ये नाम ऑटोमेटिकली लिखे हों और मैं यहाँ से जो भी सिलेक्ट करूँ वो फॉर्मूला के अंदर यूज हो जाए। तो इसके लिए इस सेल में से टेक्स्ट को खाली कीजिए, डाटा की टैब में जाइए, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और डाटा वैलिडेशन में डाटा की सेटिंग्स एनी वैल्यू पे क्लिक करें और यहाँ से एनी वैल्यू के बजाय लिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ से सोर्स डाटा के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से वो वाली रेंज सिलेक्ट कर दीजिए जहाँ पे आपका डाटा अवेलेबल है, राइट। इस सारी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन बन जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में उन सारे सेल्स एजेंट्स के नाम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं हेलोजन की सेल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं हेलोजन पे क्लिक करूंगा तो ये हेलोजन की टोटल सेल्स आ जाएंगी। सिमिलरली मैं कॉलिन की सेल्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कॉलिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉलिन का टोटल आ जाएगा। एमिली की सेल्स, राइट। तो इस तरह से मैं किसी भी एक सेल्स एजेंट को क्लिक करके यहाँ पे उसका टोटल देख सकता हूँ कि उसका कितनी सेल्स थी, राइट। तो सिमिलरली हम एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, उस ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पे डाटा को डाल देते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं जी, एशले ने साउथ में कितनी सेल की है। अब देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एशले की कितनी सेल्स हैं, फिर उसके बाद उसमें से कितनी सेल्स उसने साउथ में की हैं, मुझे उसका सम चाहिए। तो जरा सोच के बताइए कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए। जी बिल्कुल, उसके लिए हम सम इफ्स को यूज करेंगे। तो मैं सम इफ्स लगा देता हूँ। सम इफ्स में सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि सम रेंज क्या है। सम रेंज हमेशा वो रेंज होती है जिसको हमने ऐड करना होता है। तो हमें पता है कि हमने सिर्फ डॉलर्स को ऐड करना है, तो डॉलर की रेंज का हमने एक नाम रखा था, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ, अमाउंट, राइट। देन क्राइटेरिया रेंज 1, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपका। तो क्राइटेरिया रेंज नंबर 1, सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि सेल्स एजेंट में एमिली लिखा हुआ आ रहा हो या सेल्स एजेंट में एशले लिखा हुआ आ रहा हो, या जो भी हम लोग उसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्राइटेरिया रेंज देंगे जी एजेंट का। तो एजेंट क्या होना चाहिए, एजेंट वो जो इस सेल में लिखा हो, राइट। तो ये मैंने अपनी कंडीशन क्राइटेरिया नंबर 1 कंप्लीटली एंटर कर लिया है। क्राइटेरिया 1 एंटर करने के बाद अब मैं क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 एंटर करता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है जी, कि उसने लोकेशन में भी साउथ में सेल्स की हो। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 की जगह पे क्राइटेरिया की रेंज बताने लगा हूँ जो कि है लोकेशन। ये क्राइटेरिया रेंज है और यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए जी, एग्जैक्टली यहाँ पे साउथ लिखा होना चाहिए। तो क्यों ना मैं लोकेशन का भी एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस सेल में, और फिर यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करके बताता रहूँगा कि मुझे कौन से एरिया की सेल्स चाहिए, राइट। तो ये मैंने अपना लोकेशन का जो क्राइटेरिया है वो इस सेल में डाल देना है। फिर उसके बाद मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, अभी करंटली मेरे पास कोई सेल्स नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि मैंने कोई लोकेशन नहीं दी है। तो जैसे ही मैं लोकेशन दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें आंसर आ गया है, राइट। अब क्यों ना मैं इस सेल में भी सेल्स एजेंट की जगह पे एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ। तो मैं सारी लोकेशंस को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एन, एक नई शीट में ले गए। एक नई शीट में इसलिए लेके जाते हैं कि मैं कुछ भी डिलीट या रिमूव करूँ तो
मेरी शीट के बाकी चीज़ों पे कोई इफेक्ट ना हो। डाटा में गए, डाटा से रिमूव डुप्लीकेट्स, और जैसे ही मैंने इसे ओके किया उसने कहा कि जी 4 यूनिक वैल्यूज़ मिली हैं साउथ, मिड वेस्ट और ईस्ट। मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, इस शीट को क्लोज कर देते हैं और मैं दोबारा अपनी शीट पर वापस आ गया हूँ। तो अब मेरे पास लोकेशन के अंदर 4 चीज़ें। इसी तरह से बिल्कुल ड्रॉप डाउन बनाते हैं, सेल पे गए, डाटा, डाटा वैलिडेशंस, अलाउ लिस्ट, और मेरी लिस्ट क्या है जी, वो ये, राइट। तो मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर ली, ओके कर दिया। तो अब देखें मेरे पास भी एक ड्रॉप डाउन बन गया है। तो अब मैंने अगर एशली की साउथ में सेल सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से एशली सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से साउथ सेलेक्ट करूंगा, तो फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाएगी, राइट। सिमिलरली एक थर्ड कंडीशन भी हम लगा सकते हैं कि जनाब वो वाली सेल्स बताएं जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हैं। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जनाब ये है जी एजेंट नेम, ये है जी एरिया नेम, और ये क्या है जी, ये है जी प्रोडक्ट नेम। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट नेम का भी एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। सबसे पहले सारी प्रोडक्ट्स कॉपी किया, कंट्रोल सी, एक नई शीट में लेकर गए, कंट्रोल एन, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ से मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स के पे क्लिक किया। वैल्यूज़ रिमूव हो गए, मेरे पास 5 यूनिक वैल्यूज़ रह गई हैं। मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूँ, यानी कि शीट की मुझे ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स पे लिख लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे जाते हैं सेल्स के अंदर, और यहाँ से डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, नॉट एनी वैल्यू, लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज, राइट। और यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करें, ये वाली लिस्ट, ओके कर दें, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में लिपस्टिक आ गई, राइट। तो अभी करंटली फॉर्मूला में सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, मैं एक तीसरी कंडीशन भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ से ब्रैकेट को डिलीट करता हूँ। देन थर्ड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में भी मुझे पता चले। तो क्राइटेरिया रेंज क्या होगी जी, प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे प्रोडक्ट्स तो उसने ऑरेंज कलर कर दिया है, और यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन भी आना शुरू हो गई है, और प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, जो इस सेल में लिखी है, राइट। तो मैंने यहाँ से एक और कंडीशन डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो अब देखें एशले ने साउथ में लिपस्टिक टोटल 1,010,0.7 डॉलर्स की सेल की है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्रिस्टीना की साउथ में लिपस्टिक की सेल देख रहा हूँ, मैं क्रिस्टीना की, एमिली की ईस्ट में फाउंडेशन की सेल को चेक करो तो वो इतनी है। तो आप देखें जैसे जैसे ही मैं यहाँ पे चीज़ें चेंज करता जा रहा हूँ, वो टोटल ऑटोमेटिकली फार्मूला दोबारा से कैलकुलेट होता है और चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो सम की बजाय जो फंक्शन यूज होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, काउंट। यस, तो काउंट इफ्स लगाता हूँ, यानी कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कॉलन ने ईस्ट में आईलाइनर कितनी दफ़ा सेल किया है। हाँ, टोटल जो इसने सेल की है जितनी दफ़ा भी की है दैट इज 694.8, लेकिन हाउ मैनी टाइम्स उसने ये कितनी दफ़ा सेल की है, तो इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है उसके लिए काउंट है, काउंट इफ्स। तो काउंट इफ्स में सबसे पहले क्या होता है जी, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया नंबर, क्राइटेरिया रेंज 1, सबसे पहले मैं देखूंगा कि सेल्स एजेंट, एजेंट वो होना चाहिए जो इस सेल में लिखा है, कॉमा लगाऊंगा, वो मुझसे पूछेगा क्राइटेरिया क्या है जो इस सेल में लिखा हो, कॉमा मुझसे पूछेगा बताओ सेकंड क्राइटेरिया क्या है। सेकंड क्राइटेरिया है जी एरिया का, यानी कि लोकेशन का। तो जैसे मैं लोकेशन टाइप करूंगा वो लोकेशन को कलर दे देगा, यहाँ से ये कलर भी दे देगा। तो मुझसे पूछेगा लोकेशन क्या होनी चाहिए, मैं कहता हूँ जो इस सेल में लिखी हो, राइट। थर्ड क्राइटेरिया कोई और चाहिए, मैंने कहा जी बिल्कुल एक और थर्ड क्राइटेरिया है, वो क्या है जी, प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट टाइप करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, मैं डाउन एरो से इस प्रोडक्ट के ऊपर आ गया, टैब प्रेस किया तो ये यहाँ पे लिखा गया। तो प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, वो जो इस सेल में लिखी, राइट। अब मैंने तीनों कंडीशंस दे दी हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो उसने टोटल 5 दफ़ा सेल की है कॉलन ने ईस्ट में आईलाइनर, 5 दफ़ा सेल किया है, जिसकी टोटल 694.8 बनती है। मैं जैसे यहाँ से एरिया चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मिड वेस्ट, तो उसने कहा मिड वेस्ट में 11 दफ़ा सेल किया और 986.6 डॉलर्स जो है वो टोटल सेल्स वैल्यू, राइट। सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी कंडीशंस लगाते हैं जिनमें मोर देन, लेस देन, इक्वल टू ए स्पेसिफिक अमाउंट या नंबर, इस तरह से चीज़ें आ रही होती हैं। तो मोर देन लेस देन के ऊपर जो है वो कुछ कैलकुलेशन करते वक्त हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि उसमें डाटा एंट्री में कुछ चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल सेल ऑफ लिप ग्लोस बाय बेट्सी इन साउथ
फॉर मोर देन 10 यूनिट्स। तो अगर सिर्फ लिप ग्लोस की बात होती बैटसी की साउथ के अंदर, तो मैं यहाँ से बैटसी सेलेक्ट करता, यहाँ से मैं साउथ सेलेक्ट करता और यहाँ से लिप ग्लो सेलेक्ट करता, तो मेरे पास आ जाता आंसर कि जी उसने टोटल 8 ट्रांजैक्शंस की हैं, जिनमें से टोटल उसको $1109.42 सेल्स हुई। बट दिस कंडीशन, एक चौथी कंडीशन भी हमें लगानी पड़ेगी कि यूनिट जो हैं वो मोर देन 10 होने चाहिए, यानी कि मोर देन 10 यूनिट्स की सेल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मोर देन दिस यूनिट, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और इसी फार्मूला के अंदर चलते हैं। हम ब्रैकेट क्लोज जो की थी उसे खोल देते हैं। एक नया क्राइटेरिया अब हमने लेके आना है कि यूनिट्स में भी चेक करो कि यूनिट्स की तादाद कितनी है। फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया रेंज, तो सबसे पहले यूनिट्स का क्राइटेरिया, यूनिट की रेंज को हमने कोई नाम नहीं दिया था, इसलिए मैं इसको यहाँ से मैन्युअली सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये सारी की सारी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं कोमा प्रेस करूंगा तो ये देखिए उसने कहा है कि E15 से E1905 तक आपकी जो डाटा है वो सिलेक्ट हो गया, राइट। अब क्राइटेरिया रेंज क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया रेंज होना चाहिए कि दैट शुड बी मोर देन दिस नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। तो मोर देन दिस नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स के 10 से बड़ी सेल्स। तो 10 से बड़ी सेल्स के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे मोर देन दिस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये जो मोर देन और लेस देन के साइन हैं इनके साथ मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। जैसे मैं टेक्स्ट को एंटर करते वक्त इन्वर्टेड कॉमास लगाता हूँ और साथ में मैंने एंड यानी कि एम्परसैंड का बटन क्लिक करना है। तो ये देखें जैसे मैंने एंटर किया उसने कैलकुलेट करके मुझे बताया कि 10 से ज़्यादा सेल्स वाली टोटल बैटसी की सेल्स कितनी है। अगर मैं 0 करता हूँ तो है जी टोटल 1109.42, लेकिन 10 से बड़ी वाली सेल्स में कैलकुलेट करता हूँ तो ये है जी 1077, राइट। सिमिलरली अगर मैं 15 से बड़ी वाली सेल्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो पैसे और कम हो जाते हैं। अगर मैं 50 से बड़ी सेल्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो सिर्फ 651 की सेल्स हैं जो उसने यहाँ से की। सिमिलरली मैं काउंट का फॉर्मूला भी चेंज कर देता हूँ, काउंट में भी यही वाली कंडीशन लगा देता है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है? अब मैंने ये क्राइटेरिया लगाना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स 50 से ज़्यादा हो, तो क्राइटेरिया रेंज क्या है? यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो जैसे ही मैं ये तीनों बटन प्रेस करूँगा ये सारी की सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं वापस चलता हूँ तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कोमा प्रेस करेंगे तो मुझे अब क्राइटेरिया पूछना शुरू हो जाएगा, क्राइटेरिया इज दिस नॉट दिस। मेरा जो फार्मूला है वो इससे बड़े वालों को काउंट करेगा, और जब मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा तो मुझे इसके साथ ये इन्वर्टेड कॉमास और एम्परसेंड लगाना है। तो मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो उसने कहा कि 50 से बड़ी सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन हैं, हाँ 15 से बड़ी 6 ट्रांजेक्शन हैं, 10 से बड़ी 7 ट्रांजेक्शन हैं, 5 से बड़ी 8 ट्रांजेक्शन हैं और शायद 0 से बड़ी 8, टोटल 8 ही ट्रांजेक्शन हैं, राइट। तो सिमिलरली मोर देन दिस यूनिट की कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। तो अभी आखिरी जो हमने फोर्थ कंडीशन लगाई है इसमें जो चीज़ बताना मकसूद थी वो ये थी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन के साइन यूज़ करते हैं, इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, तो आपको उनको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करके उसके साथ एंड लगाना होता है, राइट। सिमिलरली एक चीज़ ज़रा मुझे सोच के बताइए कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ तो क्या अगर बैटसी ने लिप ग्लोस अगर 10 यूनिट्स की, एग्जैक्टली 10 यूनिट्स की सेल की होंगी तो वो यहाँ पे काउंट होगा? जी बिल्कुल ठीक है, नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी बैटसी, ये बैटसी की सेल है लिप ग्लोस की साउथ में 45 यूनिट्स की, तो क्या ये $137 इसमें ऐड हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि ये 10 से बड़े हैं। ये 45 यूनिट्स ये वाली सेल ट्रांजेक्शन्स में काउंट हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। तो क्यों ना मैं इसको चेंज करके 10 करता हूँ। तो देखें ज़रा, क्या 10 करने से ये 137 टोटल सेल में से माइनस हो गए, क्योंकि अब ये 4 में से एक कंडीशन जो थी यानी कि मोर देन 10 यूनिट्स वाली उस पर पूरा नहीं आ रहा, तो ये वाली सेल्स ट्रांजेक्शन उसने काउंट ही नहीं की है, और सिमिलरली 7 से 6 ट्रांजेक्शन्स आ गई हैं, राइट। तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप के सम और सम इफ्स लगा सकते हैं, और मल्टीपल इफ्स कंडीशंस लगाने के बाद हम लोग एक स्पेसिफिक आउटकम हासिल कर सकते हैं काउंट या सम से, राइट।